Hello everyone, welcome to Edu4 PCS Executive Batch. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट विद क्लाइमेटोलॉजी फर्स्ट. नाउ एज फार एज क्लाइमेटोलॉजी इज कंसर्न, इसका सबसे बड़ा जो बेसिक एलिमेंट है वो है हमारा एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स. वो सारे एलिमेंट्स जो कि मिल के एयर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं या किसी भी एरिया के वेदर और क्लाइमेट को बनाते हैं. सबसे पहले हम इस एयर कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारा जो अर्थ है, जो ग्लोब है, ग्लोब के सराउंडिंग एक ब्लैंकेट है ऑफ गैसेस. प्राइमरीली इसमें गैसेस हैं, उसके अलावा इसमें वाटर वेपर है, वो भी बेसिकली गैसियस स्टेट ही होता है ऑफ वाटर, और साथ के साथ इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो ये जो एक गैसियस blanket है which is basically surrounding the earth like a blanket and it is held to earth by its gravity, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. राइट. सो ये जो एटमॉस्फेयर है दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर्स को मेंटेन करती है, और ये जो लेयर है ये सन से आती हुई हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गैस यहाँ पे जिसका एब्जॉर्प्शन चल रहा है दैट इज ओजोन विच दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन दी सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एक लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, तो वहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है जो कि इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है. उसके अलावा जो स्पेस से आते हुए थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स कैसे, कॉमेट्स हैं, मेटेओरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, सो ये बर्न अप हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन के कारण, एंड हेंस ये भी अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैजर्ड्स. अब ये जो गैसियस ब्लैंकेट है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, बट हम इसको फील करते हैं बाय वे ऑफ द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय दीज गैसेस, और इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक pressure. Now as far as the composition of the atmosphere is concerned, मैंने आपको बताया कि इसमें primarily gases present हैं, और उन सारी gases में भी अगर हम देखें ना तो दो हैं major gases जिनको हम primary gases कहते हैं, और ये दो gases 99% of the Earth's atmosphere बनाती हैं. These two gases are nitrogen जिसका composition is nearly 78% and nearly 21% is oxygen. So 99% of the Earth's atmosphere is made up by only these two gases. जो remaining 1% है that is made up by gases like argon, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, क्रिप्टॉन एट्सेट्रा. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स भी हैं प्लस वाटर वेपर भी हैं, और इन सब का एक डिस्टिंक्ट यूसेज जो है या डिस्टिंक्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो एटमॉस्फेयर में रहता है. नाउ एज फार एज नाइट्रोजन इज कंसर्न, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है. नाइट्रोजन का जो सबसे बड़ा फायदा है दैट इज जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं बेसिकली उनका जो मेकअप होता है वो होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन में बेसिकली नाइट्रोजन का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है. दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि फॉर दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जिनको हम सेल्स कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन इज रियली वेरी एसेंशियल. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नाइट्रोजन है दैट इज यूज्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. तो प्लांट्स नाइट्रोजन का इंटेक करते हैं फ्रॉम द सॉइल, और अपने जो एक ये फूड साइकिल है उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नाइट्रोजन का रहता है. इसके अलावा वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है हम सबको पता है दैट एवरी लिविंग बीइंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव. हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है. बाकी जितने भी प्लांट्स हैं दे इनटेक ऑक्सीजन, और एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. उसके अलावा जो ऑक्सीजन है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन कंबस्शन पर्पस, मतलब बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है. The third gas, carbon dioxide. Now as far as carbon dioxide is concerned, इसका proportion बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में. हार्डली 0.04%
अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है, लेकिन इतने कम अमाउंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1, दिस गैस इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो है कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है। इसका मतलब क्या है, दिन के टाइम में जिस टाइम सोलर रेडिएशंस अर्थ की सरफेस के ऊपर रिसीव होती हैं और वो लैंड को हीटअप करती हैं, उसके थोड़ी देर के बाद लैंड में से रेडिएशन सरफेस के बाहर जाने लगती हैं। अब ये जो बाहर जाती हुई रेडिएशंस हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अर्थ को एक्सेसिवली कूल डाउन होने से बचाता है। अगर सपोज हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो दिन के टाइम में अगर टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहीं पे रात के टाइम पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाते बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक या टेम्परेचर डिफरेंस में लाइफ की एग्जिस्टेंस वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। दैट इज वाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है टू जनरेट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ दैट इज अ सेकेंडरी थिंग दैट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आज की डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है इन द एटमॉस्फेयर वो एक्सेप्शनली बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। एंड इसके कारण एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मतलब मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज गोइंग ऑन, जिसके कारण वी आर एक्सपीरियंसिंग अ फिनोमेना जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देन एज फार एज द अदर गैसेज आर कंसर्न्ड और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसर्न, मैंने आपको बताया कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और इसमें वाटर वेपर भी है। तो वाटर वेपर जो है इट इज़ द फॉर्म ऑफ ऑल और इट इज़ द सोर्स ऑफ द ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, चाहे स्नोफॉल है, रेनफॉल है, हेलफॉल है, ये सारा का सारा पॉसिबल होता है ओनली बिकॉज कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंडेंसेशन के बाद सरफेस के ऊपर पहुंचता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो वो सॉलिड फॉर्म में पहुंच सकता है एज स्नोफॉल और हेलफॉल, या वो लिक्विड फॉर्म में पहुंच सकता है एज रेनफॉल। जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं इनका जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि दीज एक्ट एज कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जिनके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। तो जब भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है अराउंड विच वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होगी या आइस क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो वो जो मीडियम है, वो जो न्यूक्लियस है, इट इज प्रोवाइडेड बाय दीज डस्ट पार्टिकल्स। तो उनका जो रोल है दैट इज ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बाद लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देयर आर 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स जो कि हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सी लेवल, जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेसोस्फियर, then we have thermosphere and finally we have exosphere. So these are the 5 layers which are making up the Earth's atmosphere. Now as far as the properties of these layers are concerned, जो bottom most layer है troposphere, this is the layer of change. ये वो लेयर है जहाँ पे सारे क्लाइमेटिक फिनोमिनाज एक्सपीरियंस किए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर ट्रोपोस्फियर में है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर ट्रोपोस्फियर में है। एंड ट्रोपोस्फियर जो है दिस इज दैट लेयर जिसमें एयर के दोनों मोशंस प्रेजेंट हैं। दो मोशंस एयर के, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन, इसको हम कहते हैं विंड, और दूसरा है वर्टिकल मोशन, अप एंड डाउन ड्राफ्ट्स और currents, तो इनको हम कहते हैं एयर currents. So because of the concentration of maximum air, maximum water vapor as well as both the motions of air, ऑलमोस्ट सारे क्लाइमेटिक चेंजेस एंड फिनोमिना ट्रोपोस्फियर में हम विटनेस करते हैं। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है दैट इज 13 किलोमीटर्स एंड यही है सबसे ज़्यादा बड़ी जो लाइफ सपोर्टिव लेयर है, क्योंकि इसी में ही
ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर चल रही है। अनदर थिंग, हियर यू कैन सी, ये जो रेड लाइन है ना, ये टेम्परेचर चेंजेस डिपिक्ट कर रहा है। सो जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में एलिवेशन बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो लगातार कम होने लग जाता है। मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एलिवेशन इन द ट्रोपोस्फियर। जो सेकेंड लेयर है इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ऊपर है। ये स्टार्ट होती है नियरली 12 या 13 किलोमीटर्स फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर एंड गोज अप टिल 50 किलोमीटर्स। अब स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है यहाँ पे विंड का सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन प्रेजेंट है, वर्टिकल मोशन जो है वो एब्सेंट होता है। ट्रोपोस्फियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस प्रेजेंट है जिसका नाम है ओजोन, और जो ओजोन है वो लाइफ सपोर्टिव गैस है, क्योंकि सन से आती हुई वेरी हाई हीट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है। अगर सपोज ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ के ऊपर पहुंच जाएं तो वो धीरे धीरे लाइफ सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। मतलब इट कैन पुट थ्रेट और इट कैन पुट द लाइफ इन डेंजर अगर ये रेडिएशन सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं। तो हेंस स्ट्रेटोस्फियर ये एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। प्लस ये जो लेयर है इट इज दैट लेयर जहां पे एरोप्लेन्स या जो जेट्स हैं वो फ्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस लेयर में जो जो वर्टिकल मोशन है ऑफ एयर वो एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी टर्ब्यूलेंस नहीं होता है। सो आइडियल फ्लाइंग कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड लेयर आता है मेसोस्फेयर। मेसो का मतलब होता है मिडल, सो दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर्स तक लाई करती है, एंड इट इज दैट लेयर जहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट बर्निंग ऑफ मेटेरॉइड्स अकर। अब चाहे वो मिटियोर है या वो एस्टेरॉइड है या वो कॉमेट है, तो उसकी एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन के कारण मैक्सिमम बर्निंग जो है या ऑलमोस्ट कंप्लीट बर्निंग इस लेयर में हो जाती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस लेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यू कैन सी फ्रॉम दिस रेड लाइन टेम्परेचर लगातार गिरते रहते हैं विद इंक्रीजिंग एलिवेशन इन दिस लेयर, और मेसोस्फेयर की सीलिंग तक टेम्परेचर -96 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं। The fourth layer is the thermosphere. As the name is suggesting, thermo from the word thermal, मतलब temperature. Beyond mesosphere, there is constant increase in temperature. So thermosphere is that layer जहाँ पे अब लगातार जो temperatures हैं वो बढ़ते रहते हैं। Within the thermosphere we have a distinct zone जिसको ionosphere बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे heavy concentration of ions है। ions होते हैं charged particles। So जो ये gases present हैं in the थर्मोस्फियर वो सन से आती हुई रेडिएशन के कारण, उसके रिएक्शन के कारण वो चार्ज हो जाती हैं, या वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी या वो नेगेटिवली चार्ज होंगी। सो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं इनका सबसे बड़ा रोल किसमें है? रेडियो ट्रांसमिशन में। सो जो ये रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें ये जो लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। एंड फाइनली वी हैव द एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर है आउटर मोस्ट लेयर, इसकी कोई आउटर बाउंड्री नहीं है। अबाउट 640 किलोमीटर्स की एलिवेशन पे ये स्टार्ट होगी जहाँ पे थर्मोस्फियर खत्म होता है, एंड देन इट ग्रेजुअली फेड्स इनटू स्पेस। और एक्सोस्फियर इज मेनली मेड अप ऑफ वेरी लाइट गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस जो हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट होती हैं। नाउ जो ये एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स हैं, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स मेक अप द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। अब ये जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं ये है कौन से? हम इनमें बात करते हैं टेम्परेचर की, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और जो कंडीशन ऑफ ये दीज एलिमेंट्स है वो किसी भी एरिया का वेदर या क्लाइमेट डिफाइन करेगा। वेदर एंड क्लाइमेट जो है ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है जो कि आर टू आर बेसिस या डे टू डे बेसिस पे चेंज करता है। सुबह के टाइम में क्लाउडी है, दिन के टाइम में बारिश हो गई, शाम के टाइम में क्लियर स्काइज हो गए। तो एक ही दिन में हमने तीन तरह का वेदर देख लिया। मॉर्निंग में विंडी, आफ्टरनून में रेनी, एंड इन द इवनिंग इट कैन बी विंडी विद क्लियर स्काइज। सो
ये जो वेदर है वो लगातार चेंज होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड जो क्लाइमेट है वो मोर और लेस सेम रहता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है फॉर क्लाइमेट, दैट इज 30 ईयर्स। सो अगर आप एवरेज वेदर कंडीशंस लो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और जो प्राइम बॉडी है जिसके कारण अर्थ के ऊपर वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो डिसाइड होता है, दैट इज ऑफ कोर्स सन। सो सन से आती हुई रेडिएशंस हैं जो कि अर्थ को हीटअप कर रही हैं और जिसके कारण ये पूरे डिफरेंट वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स जो हैं वो हम ग्लोब के ऊपर देखते हैं। हियर यू कैन सी दैट sun of earth is basically receiving only 0.5 billionth of the total amount of energy released from the sun। सन तो एक ह्यूज न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि स्पीड से और बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी को जनरेट कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इस पूरी एनर्जी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, एक माइन्यूट फ्रैक्शन जो है वो अर्थ के ऊपर पहुंचता है, बट इवन दिस माइन्यूट फ्रैक्शन इज sufficient to maintain the entire earth system। वो उसकी बेसिस पे काम करता है। Now, as far as temperature is concerned, टेम्परेचर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि किस एरिया में कितनी सन हीट रिसीव हो रही है उतना ही वहां का टेम्परेचर होगा। सो टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जैसे इक्वेटोरियल एरियाज जो हैं, जो इक्वेटर के नज़दीक है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पोलर एरियाज में कम होगा। तो लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड टेम्परेचर में फ़र्क आता है। हम जनरली कहते हैं कि प्रोग्रेसिवली अवे फ्रॉम इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि लोअर लैटिट्यूड इक्वेटोरियल एरियाज और ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा हीट एनर्जी रिसीव होती है, हेंस हायर टेम्परेचर्स। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड लगातार कम होने लग जाता है एंड हेंस वी हैव वेरी लो टेम्परेचर्स इन दोज एरियाज। सेकेंडली, सीजन टू सीजन भी वेरिएशंस हैं और आप कह सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम। समर्स में ज़्यादा हीट रिसीव होती है, सो वी हैव हायर टेम्परेचर्स। विंटर्स में कम हीट रिसीव होती है, देन वी हैव द लो टेम्परेचर्स। सो दिस इज हाउ टेम्परेचर डिफरेंसेस जो हैं वो ग्लोब के ऊपर काम करते हैं। टेम्परेचर किसी भी एरिया में डिपेंडेंट है अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है दिस इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सो इन से इनकमिंग SOL, सोल जो है वो सोलर है, एशन जो है दैट इज रेडिएशन। सो द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज इंसोलेशन डिसाइड्स द टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया। अगर इंसोलेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, अगर इंसोलेशन अमाउंट कम है तो वाइस वर्सा प्रोपोर्शनली जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा। एंड एज फार एज दिस टेम्परेचर इज कंसर्न, अब हमने ऑलरेडी देखा कि वो लगातार इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंसोलेशन अमाउंट है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होता जा रहा है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। उसके अलावा एक और जो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो है किस तरह का लैंड सरफेस है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो रूरल एरियाज होते हैं, विलेज वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज होते हैं, सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि सिटीज़ में बिल्टअप स्पेसेस ज़्यादा हैं। रूरल एरियाज में, विलेजेस में ओपन ग्राउंड ज़्यादा हैं, तो ओपन ग्राउंड में हाई रिफ्लेक्टिविटी चल रही है, हीट लॉस ज़्यादा चल रहा है, इसलिए टेम्परेचर रिलेटिवली कम है। ऑन दी अदर हैंड अर्बन एरियाज में जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सो बिल्डिंग्स का जो कंक्रीट है दैट इज एब्जॉर्बिंग हीट, जो रोड्स होती हैं, पेव्ड रोड्स होती हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। इसके कारण अर्बन एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इसको हम कहते हैं एक हीट आइलैंड बन गया है। इट अपीयर्स एज अ हीट आइलैंड।
सो here you can see this entire area, यहाँ पे जो आपको ये ऑरेंज और रेड शेड में एक ये एनवलप सा ब्लैंकेट सा जो मिल रहा है, दिस इज द हीट आइलैंड इफेक्ट विच इज एग्जिस्टिंग ओवर द अर्बन एरियाज। अब जैसे जैसे हम अर्बन एरिया से दूर जाएंगे, विलेजेस की तरफ जाएंगे या रूरल एरियाज की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो लगातार कम होगा। सो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 3 डिग्रीज टू 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी कर सकता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अनदर थिंग नाउ इज द एयर प्रेशर। अब एज फार एज प्रेशर इज कंसर्न, मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि आप एटमॉस्फेयर को ना देख सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, बट आप इसको फील ज़रूर करते हो क्योंकि इस एयर का एक वेट है। तो जो ये वेट ऑफ द एयर कॉलम होता है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। यू नो, दो कंडीशंस हो सकती हैं, प्रेशर हाई हो सकता है, प्रेशर लो हो सकता है। सो अगर प्रेशर लो है तो साइक्लोनिक कंडीशंस आएंगी जिसमें बारिश हो सकती है, खूब तेज हवाएं चल सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हाई प्रेशर है तो वी हैव एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में क्या होता है? क्लियर स्काइज, काम एयर, ड्राई वेदर, कोई स्टॉर्मी वेदर जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता है क्योंकि जनरली हाई प्रेशर एरियाज में जो एयर है उसका मोशन डाउनवर्ड होता है, एयर सिंक करती हुई सरफेस के ऊपर आती है। लेकिन लो प्रेशर में जो वार्म एयर है इट राइजेस अप। द वेरी फर्स्ट कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर रेनफॉल टू अकर इज राइजिंग ऑफ एयर। सो क्योंकि लो प्रेशर में लगातार वार्म एयर ऊपर राइज कर रही है जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में जाके कंडेंस होती है, तो उसके कारण काफ़ी तेज़ बारिश या बर्फ़ जो है वो पड़ सकती है। ऑन दी अदर हैंड क्योंकि हाई प्रेशर एरियाज में एयर सिंक कर रही है, ये है opposite to the normal condition which is required for rainfall, hence ये areas जो होंगे these areas will be dry. On the other hand, low pressure के साथ associated areas जो हैं वो wet होते हैं, stormy weather जो है वो हो सकता है। right? एक और चीज, टेम्परेचर और प्रेशर का एक काफी डीप कनेक्ट है। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम कहते हैं इफ द टेम्परेचर इज हाई देन द प्रेशर इज लो एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर जो है वो हाई होगा, एक सिंपल रूल है। सो जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है, हाई होता है, तो एयर एक्सपैंड करती है। अब जैसी एयर एक्सपैंड करती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्की हो जाती है एंड हल्की एयर फ्लोट करने लगती है, वो ऊपर को उठने लगती है। ऑन दी अदर हैंड अगर टेम्परेचर कम है तो कम टेम्परेचर में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब जिस टाइम एयर कॉन्ट्रैक्ट की तो वो काफ़ी हैवी हो गई और जो ये हैवी एयर है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कम बैक, ये सिंक करेगी। सो हायर टेम्परेचर लीड्स टू फॉल इन द प्रेशर, लो प्रेशर, एंड लो टेम्परेचर लीड्स टू राइज इन प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, एयर हैवी हो जाएगी। प्रेशर जो है दैट अफेक्ट्स विंड्स। जो ये हवाएं चलती हैं ना, इसका डायरेक्ट जो एसोसिएशन है वो प्रेशर के साथ है, क्योंकि winds always blow from areas of high pressure to areas of low pressure। अगर किसी भी एक एरिया में प्रेशर ज़्यादा है सो उस केस में जो winds हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ब्लो करने लग जाएंगी टिल द टाइम प्रेशर बैलेंस हो जाए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना प्रेशर डिफरेंस है, विंड स्पीड उतनी ही होगी।
अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो विंड्स बहुत तेज ब्लो करेंगी, अगर प्रेशर डिफरेंस कम है तो जेंटल विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं। अनदर थिंग, winds are always named from the direction they are coming. जिस भी डायरेक्शन से विंड ब्लो करती है उस डायरेक्शन से उस विंड का नाम पड़ता है। अगर एक विंड नॉर्थ से आ रही है तो इस विंड को हम कहेंगे नॉर्दर्ली विंड, ये नॉर्दर्ली विंड है। द विंड कमिंग फ्रॉम ईस्ट बिकम्स ईस्टर्ली विंड। The wind coming from southwest direction will become southwesterly wind. ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि जिस भी डायरेक्शन से विंड आती है उसका नाम उसी डायरेक्शन से पड़ जाता है। Now, as far as winds are concerned, हमारे पूरे ग्लोब में अलग अलग टाइप्स की जो विंड्स हैं वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिनका रीजन फॉर फॉर्मेशन इज डिफरेंट, प्लस उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भी डिफरेंट है। बेस्ड अपॉन दी स्केल, स्केल मतलब कितने बड़े एरिया को वो इम्पैक्ट करती हैं, इन विंड्स को हम 3 स्केल्स में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं ग्लोबल विंड्स। ग्लोबल विंड्स वो हैं जो कि पूरे ग्लोब के ऊपर एक्सपीरियंस की जाएंगी। ये ग्लोबल विंड्स कौन सी हैं? परमानेंट विंड्स। इन परमानेंट विंड्स को हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं या प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, अलग अलग नाम हैं इनके। दूसरा जो स्केल है, ये स्केल है रीजनल लेवल। दो ये पूरे ग्लोब को तो इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्लोब के एक सब्सटैंशियल हिस्से को जरूर इन्फ्लुएंस करता है। और जो तीसरी विंड्स हैं ये लोकल लेवल पे काम करती हैं और इसीलिए इनका नाम जो है वो लोकल विंड्स है। इन सब के फॉर्मेशन रीजंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। जहां तक परमानेंट विंड्स आर कंसर्न्ड, ये विंड्स वो हैं जो कि साल भर एक ही डायरेक्शन से ब्लो करती हैं और पूरे ग्लोब को इन्फ्लुएंस करती हैं, एक पर्टिकुलर बेल्ट में, एक पर्टिकुलर जोन के बीच में। ये जो रीजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज परमानेंट विंड्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑन द ग्लोब। अगर हम अपने पूरे ग्लोब को देखें तो हमारे पास 7 प्रेशर बेल्ट्स आती हैं। अब ये जो 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, इसमें से एक बेल्ट है जो इक्वेटर के अराउंड है। आप कह सकते हो नियरली 5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 5 डिग्रीज साउथ तक का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे इस एक और नाम है दैट इज डोल्ड्रम्स। उसके बाद आते हैं द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, मतलब अबाउट 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। So we have northern subtropical high pressure belt and we have southern subtropical high pressure belt. इनका जो लोकल नेम है या इनका एक और पॉपुलर नेम दे रखा है दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड। उसके बाद अराउंड आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, यहाँ पे है द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। एंड फाइनली अराउंड द पोलर एरियाज वी हैव द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। सो टोटल नंबर ऑफ बेल्ट्स जो हैं वो हैं 7। एक और पैटर्न आप देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो क्या कहता है, दीज प्रेशर बेल्ट्स आर ऑल्टरनेट। लो प्रेशर इक्वेटर पे, सब ट्रॉपिक्स पे हाई प्रेशर, सब पोलर एरियाज में लो प्रेशर एंड पोल्स पे हाई प्रेशर। सो ये ऑल्टरनेट हाई प्रेशर लो प्रेशर अरेंजमेंट है ग्लोब के ऊपर जो एग्जिस्ट करता है, और जो ये परमानेंट विंड्स हैं ये इनके बीच में ब्लो करती हैं। मैंने आपको बताया कि winds always blow from areas of high pressure to low pressure. So we have winds blowing from subtropical high pressure belts towards equatorial low pressure belt. इन winds को हम कहते हैं trade winds. और डायरेक्शन देखो, नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद जो सेकेंड परमानेंट विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, और इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्थ वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन कॉमन, तभी इनका नाम है वेस्टर्लीज।
एंड फाइनली पोलर एरियाज में फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जो विंड्स हैं ये भी ट्रेड विंड्स की तरह नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, और क्योंकि ये ईस्टर्ली विंड्स हैं और पोलर एरियाज में हैं तभी इनका नाम है पोलर ईस्टर्लीज। इसके बाद जो सेकेंड विंड्स आती हैं वो हैं सीजनल विंड्स और रीजनल स्केल पे जो ब्लो कर रही हैं। ये वो विंड्स हैं जो कि ग्लोब के एक सब्सटैंशियल हिस्से में ब्लो करते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दीज विंड्स इज दैट दे आर सीजनल इन नेचर, मतलब सीजन टू सीजन इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है मॉनसून विंड्स ऑफ इंडिया। इंडियन ओशियन रीजन जो है पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया अप टू चाइना एंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ये जो इंडियन ओशियन के सराउंडिंग रीजन है यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग विंड्स ब्लो करती हैं, जो कि समर्स में ब्लो करती हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड विंटर्स में ब्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब क्योंकि सीजन टू सीजन इन विंड्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, तभी हम इनको मॉनसूनल विंड्स या सीजनल विंड्स जो है वो कहते हैं। थर्ड है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स लोकल रीजन्स के कारण होती हैं। तो लोकल विंड्स जो हैं जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज हो गया, माउंटेन ब्रीज या वैली ब्रीज है, एंड देन वी हैव सर्टन स्पेशलाइज्ड विंड्स, जैसे गर्मियों में इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया या पंजाब हरियाणा यूपी वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म हवा चलती है जिसको लू कहा जाता है। तो वैसे ही इस तरह की बहुत ज़्यादा हॉट विंड्स हैं जो कि सहारा डेजर्ट में भी ओरिजिनेट होती हैं, उनका अलग अलग नाम है। इजिप्ट में खामसिन कहते हैं, सहारा डेजर्ट में उसको सिरोको कहते हैं। फिर ड्राई विंड्स हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स यूरोप की हैं, उनको फोहेन कहा जाता है, यूएसए में चिनूक कहा जाता है। और वैसे ही कोल्ड एंड ड्राई विंड्स भी हो सकती हैं। तो विंड्स हॉट भी हो सकती हैं, कोल्ड भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के क्या टेम्परेचर है उनका, और वो सिर्फ एक लोकल एरिया में ब्लो करेंगी, पूरे ग्लोब के ऊपर या बहुत अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स वो ब्लो नहीं करती हैं, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ विंड्स। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो एक और कंपोनेंट है दैट इज वाटर, वाटर वेपर, जो गैसियस स्टेट में है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अब एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है या कितना वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है, तो वो उसका ह्यूमिडिटी डिफाइन करता है। तो किसी भी एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट डिफाइंस द ह्यूमिडिटी। As the temperature increases, humidity decreases. ये एक सिंपल रूल है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है, जो वार्म एयर होती है, इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग मोर मॉइस्चर इन इट। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और लेस ह्यूमिडिटी में बारिश नहीं होती है। तो एयर को कंप्लीटली सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेशन का क्या मतलब है कि जितना मॉइस्चर एक एयर होल्ड कर सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उतना मॉइस्चर उसमें है। जब तक 100% ह्यूमिडिटी नहीं होती है तब तक बारिश नहीं होगी, राइट। सो ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्राई एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, मॉइस्ट एयर में कैपेसिटी रिलेटिवली कम है। तो ये जो है ये डिसाइड करेगा किस तरह का वेदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब कभी भी वार्म एयर राइज करती है, इस राइजिंग से क्या होता है, वो ठंडी होने लग जाती है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। तो ये वार्म एयर जब ये ट्रोपोस्फियर में ऊपर पहुंचती है तो इतने कम टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ पे कि एयर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और कोल्ड एयर में कम मॉइस्चर वो होल्ड कर सकता है। यानी कि अब प्रोसेस शुरू होगा किसका, कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन से क्या होता है, क्लाउड कवर, और क्लाउड्स बनने के बाद बारिश या स्नोफॉल या हेलफॉल डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टेम्परेचर है
एयर का। सो उसके हिसाब से जो बारिश है या जो स्नोफॉल है वो अल्टीमेटली स्टार्ट होता है, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइजिंग ऑफ एयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बारिश पड़ने के लिए, बर्फ पड़ने के लिए द फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड इज एयर मस्ट राइज अप। जब तक वो एयर राइज नहीं करेगी तब तक जो स्काई है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, या अगर बादल होंगे भी तो वो इतने हल्के बादल होंगे कि वो बारिश नहीं कर सकते हैं। Then, as far as precipitation is concerned, condensation leads to precipitation. अब precipitation का क्या मतलब है? जब एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है। अब कंडेंसेशन कैसे होगा? या तो वाटर ड्रॉपलेट्स में होगा या आइस क्रिस्टल्स में होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि एयर का टेम्परेचर कितना है जहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। अगर कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, अगर टेम्परेचर ऑफ द एयर इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस केस में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी जो कि आपस में ज्वाइन करेंगी टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर, जो कि अल्टीमेटली अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटी से नीचे आ जाएगी बारिश की तरह। ऑन द अदर हैंड, अगर कंडेंसेशन का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे अगर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, तो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स आपस में जुड़ के एक स्नो फ्लेक बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं, जो कि अल्टीमेटली पाउडर जैसे फॉर्म पे सरफेस के ऊपर गिरना शुरू होती है। तो जिस भी फॉर्म में, चाहे सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंसेशन के बाद अर्थ के ऊपर पहुंचता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलफॉल, ये सारे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वो रेन है, सॉलिड फॉर्म में आएगा, अगर पाउडर के फॉर्म पे आएगा तो स्नोफॉल है, अगर बर्फ के गोले के फॉर्म में आएगा तो फिर वो हेलफॉल है, ओले जो होते हैं, राइट। अब ये जो प्रेसिपिटेशन है ये कई किस्म से हो सकती है। कंडीशन क्या है? एयर हैज टू राइज, एयर अपलिफ्ट हो रही है। अब ये एयर अपलिफ्ट क्यों हुई, कैसे हुई, किस प्रोसेस के कारण हुई, उसके बेसिस पे हमारे पास कई टाइप्स के प्रेसिपिटेशन होते हैं। एयर प्राइमरीली 3 रीजन से लिफ्ट अप हो सकती है। फर्स्ट रीजन जो है दैट इज साइक्लोनिक, साइक्लोनिक लिफ्टिंग, जिसके कारण साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। दूसरी जो है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल, मतलब माउंटेन बैरियर, इसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है कन्वेक्टिव हीटिंग के कारण। तो 3 फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं। साइक्लोनिक पे क्या होता है, एक तरफ से कोल्ड एयर आ रही है, एक तरफ से वार्म एयर आ रही है। मिडिल लैटिट्यूड जो होते हैं ना, 40 डिग्रीज से लेके अबाउट 70 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इन लैटिट्यूड्स के ऊपर जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ये बहुत कॉमन है, क्योंकि पोलर एरिया से बहुत ही कोल्ड एयर आती है और सब ट्रॉपिकल एरिया से वार्म एयर आती है। तो जिस टाइम ये 2 ऑपोजिट एयर आमने सामने आते हैं, कोल्ड एयर हैवी होने के कारण ग्राउंड के ऊपर रहती है, वेयर एज वार्म एयर जो कि हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है, इट इज पुश्ड अप, एंड जैसे उसकी पुशिंग ऊपर होती है राइजिंग स्टार्ट होती है और फिर वो बारिश करता है। दूसरा जो है वो है ओरोग्राफिक अपलिफ्ट। ओरो एक्चुअली ना एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है ओरोस, जिसका मतलब है माउंटेन। तो जरूरी नहीं है कि वो माउंटेन ही हो, वो हिल हो सकती है, प्लेट्यू हो सकता है, कोई भी फॉर्म ऑफ हाईलैंड विंड के रास्ते में प्रेजेंट होना चाहिए। सो इस केस में क्या होता है, जब भी एयर एक ऐसे माउंटेन बैरियर के पास पहुंची तो वो इस बैरियर के अलोंग ऊपर को राइज करना शुरू हो जाती है। अब वो जैसे जैसे राइज करती है वैसे वैसे कूल डाउन होगी, कूल डाउन होके क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। इंटरेस्टिंगली माउंटेन की दूसरी साइड जिस टाइम ये एयर नीचे आएगी तो यहाँ पे पूरी ड्राई कंडीशंस होंगी, क्योंकि एयर डिसेंड कर रही है और जो डिसेंडिंग एयर है वो बारिश नहीं करती है। On the other hand, the third type of rainfall is the convectional rainfall. अब जो convectional rainfall है ये convection के कारण हुई है, और convection का क्या मतलब है, लैंड गर्म हुआ दिन के टाइम में, इक्वेटोरियल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज, यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा
डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस होती हैं, इतनी हीटिंग होती है यहाँ पे कि लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जो एयर लैंड के कांटेक्ट में है वो भी फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। दिस वार्म एयर एक्सपैंड्स। अब जिस टाइम ये वार्म एयर एक्सपैंड करती है तो ये हल्की हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग अप। तो ये ऊपर को राइज करेगी, कंडेंसेशन होगी। इस वार्म एयर के राइजिंग के कारण सरफेस के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है और आसपास से जो एयर है वो लगातार इस लो प्रेशर एरियाज की तरफ आती हैं। लेकिन गर्म लैंड के चक्कर में ये वाली एयर भी और गर्म हो जाती है और वो भी राइज करना शुरू हो जाती है। तो लगातार ये जो वार्म एयर है वो ऊपर और ऊपर को राइज करती है, फिर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और उसके बाद रेनफॉल। सो ये हैं प्राइमरीली 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो कि सरफेस के ऊपर होती हैं। और प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, जो कि बेसिकली मिक्सचर है ऑफ स्नोफॉल एंड रेनफॉल, एंड हेलफॉल के फॉर्म पे जैसे ओले होते हैं। सो वो एरियाज जहाँ पे बहुत एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन होगी वहाँ पे फ्लड्स आने का खतरा होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है, सूखा पड़ गया है, देन डेफिनेटली वी हैव ड्राउट्स। तो ये हैं क्लाइमेटिक चैलेंजेस जो कि मॉइस्चर और अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हैं उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे ओशनोग्राफी। अब ओशनोग्राफी जो है ये हमारा वाटर कंपोनेंट है। हमने लैंड कंपोनेंट कर लिया था पिछले लेक्चर में, उसके बाद हमने इस लेक्चर में, करंट लेक्चर में हमने पहले एयर कंपोनेंट डिस्कस किया जो कि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। अब हम वाटर कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ओशनोग्राफी। ओशियंस जो हैं उनका जो रिलीफ है, उनका जो बॉटम है वो बहुत ही डायनामिक है। एक जो जनरल कंसेप्शन है, वो जनरल कंसेप्शन क्या कहता है कि ओशियन शायद से बिल्कुल फ्लैट होंगे, फीचरलेस सरफेसेस होंगी और एक ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन के फॉर्म पे ओशियन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जितना डाइवर्स हमें लैंड एरिया मिलता है उतना ही डाइवर्स ओशियन फ्लोर भी है। जैसे लैंड के ऊपर कहीं हमें बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन रेंज मिलती है, कहीं पे प्लेट्यूज मिलते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा डीप वैलीज मिलती हैं। इन द सेम वे अगर आप ओशन फ्लोर को एनालाइज करो, सो व्हाट डू यू सी दैट कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे बहुत ही डीप वैलीज हैं जिनको हम ट्रेंचेस कहते हैं, कहीं पे फ्लैट एरियाज हैं। तो ये पूरा जो डायनामिज्म है ये हमें ओशन फ्लोर में नज़र आता है। जनरली अगर आप कंपोजिशन देखो तो हमें क्या मिलता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। राइट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा जो है हिस्सा इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये जो मार्जिन है ये कॉन्टिनेंट्स के सराउंडिंग होता है, कॉन्टिनेंट्स के एडजॉइनिंग होता है। तो जैसे जैसे हम कोस्ट से ओशन की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे जो स्लोप है वो डिक्लाइन कर रही होती है और ये पूरा हिस्सा यहाँ तक कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बियॉन्ड हमारे पास आता है डीप सी प्लेन। सो ये है ओशियन बॉटम। फाइनली हम पहुंचे हैं ओशियन बॉटम में। उससे पहले तो हम सिर्फ कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ऊपर ही मूव कर रहे थे, लेकिन जहां पे मार्जिन खत्म हुआ वहां पे ट्रू ओशन बॉटम जो है वो स्टार्ट हुआ है। सो अब अगर आप कॉन्टिनेंटल एरिया से देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोस्ट के बियॉन्ड बहुत ही जेंटल स्लोप चलती है फॉर कंसिडरेबल डिस्टेंस। कोस्ट से दूर एकदम से कभी भी डीप वाटर्स आपको नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर फ्यू सिचुएशंस। कुछ एक कोस्ट हैं जहाँ पे ये एक्सेप्शन मिलती है, बट जनरली कोस्ट के बियॉन्ड धीरे धीरे जो डेप्थ है, जो समुद्र की गहराई है, वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होती है। ये पूरा एज जहाँ तक शैलो वाटर्स प्रेजेंट हैं, शैलो वाटर मतलब
जो डेप्थ है वो जनरली 200 मीटर से कम होती है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। फिर एक पॉइंट आता है शेल्फ के एज पे जहां पे सडनली स्लोप इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। अब सडनली आप देखोगे कि डेप्थ जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, क्योंकि अब हम कॉन्टिनेंटल एज से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द ओशियन बॉटम। सो ये जो पूरा स्लोपी सरफेस आपको नजर आता है इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड अल्टीमेटली जो ये एज है जहां पे स्लोप खत्म होके फाइनली डीप सी प्लेन जो है वो वाला एरिया स्टार्ट होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ये है थर्ड पोर्शन कॉन्टिनेंटल राइज का। इसके बाद आया ट्रू ओशन बॉटम। अब ट्रू ओशन बॉटम में हमें मिलते हैं वन ऑफ द फ्लैटेस्ट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब फ्लैटेस्ट प्लेन्स कैसे हैं? क्योंकि इतने यहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड हैं। काफी सारे सेडिमेंट्स तो सी वेव्स के साथ, रिवर्स के साथ ट्रांसपोर्ट हुए हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर से ओशन फ्लोर के ऊपर। बाकी जो यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं वो सी में से ही डिराइव हुए हैं। बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में पानी में फ्लोट करते हैं, लेकिन जिस टाइम ये मरीन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो उनके जो डेड रिमेन्स हैं वो ओशन फ्लोर के ऊपर आके सेटल डाउन हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना ये कवर्ड विद सेडिमेंट्स होता है। सो फ्लैट एरियाज हैं जिनको हम डीप सी प्लेन कहते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया एक्सटेंसिवली डीप नहीं है। अब यहाँ पे हमें डीप सी प्लेन के ऊपर ही वेराइटी ऑफ फीचर्स मिलते हैं। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिज और मिड ओशनिक राइज। ये वो एरियाज हैं जहां पे ओशियन फ्लोर जो है वो सेपरेट हो रहा है। हमने लिथोस्फीयर में डिस्कस किया था कि अर्थ की सरफेस के ऊपर वेराइटी ऑफ फोर्सेस काम करती हैं और ये जो फोर्स होती है ना विच एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं टेंशन। सो ये जो टेंशन चलती है इसके कारण ओशन फ्लोर इज स्प्रेडिंग और सरफेस के नीचे से जो मैग्मा है वो राइज करता है और उसके बाद अंडर सी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दीज अंडर सी वोल्केनिक इरप्शंस एक लॉन्ग माउंटेन रेंज फॉर्म हुई है ओशियंस में जिसका नाम है मिड ओशनिक रिज। ये जो मिड ओशनिक रिजेस हैं they are present in Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean और ये one of the longest mountain system of the world बनाता है। इसके अलावा another features जो present हैं वो isolated mountains हो सकते हैं। अब ये जो isolated mountains हैं ये ocean floor से surface की तरफ rise करते हैं। जब कभी भी मिड ओशनिक रिज का कोई एक अपर पोर्शन या सी माउंट का एक अपर पोर्शन सी लेवल के ऊपर आ जाए तो वहां पे आइलैंड्स बन जाते हैं, बट अदरवाइज ये जो आइसोलेटेड माउंटेन्स हैं उनको हम सी माउंट बोलेंगे। यानी कि मिड ओशनिक रिज और सी माउंट में डिफरेंस है। रिज तो एक लॉन्ग माउंटेन सिस्टम है जो कि कंटिन्यूअस है और काफी लंबे डिस्टेंस तक, हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक वो चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड सी माउंटेन एक आइसोलेटेड फीचर हो सकता है। कई सी माउंटेन्स के जो टॉप्स हैं वो लगातार वेव इरोजन के कारण फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स, इनको हम गायट कहते हैं। सो GUYOT, गायट्स आर दी फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स, तो वो भी प्रेजेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो है ओशन फ्लोर में वो है ओशियन ट्रेंचेस। ओशियन ट्रेंच, इनको ओशियन डीप्स भी कहा जाता है एंड दीज डीप्स आर द डीपेस्ट पॉइंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये इतने डीप होते हैं कि इनकी डेप्थ जो है या इनकी गहराइयों में लाइफ जो है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही लिमिटेड लाइफ मिलती है और ह्यूमन बीइंग तो आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। दे आर सो वेरी डीप और इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रीच
टू द बॉटम ऑफ दीज ट्रेंचेस। अब ये जो ट्रेंच है ये बेसिकली कहाँ पे बनी है, जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। तो ये सबडक्शन जोन्स हैं जहाँ पे हेवियर प्लेट इज सबडक्टिंग इनसाइड द अर्थ्स मेंटल। सो ओशन डीप्स जो हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर। नाउ इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊंगी दैट जो वर्ल्ड की डीपेस्ट डीप है, द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। एंड मरियाना ट्रेंच जो है ये फिलीपींस के कोस्ट के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है और इसकी जो डेप्थ है दैट इज नियरली 11,000 मीटर्स, नियरली 11,000, मैंने राउंड ऑफ करके बताया है आपको ये। सो 11 किलोमीटर्स डीप ये पॉइंट है, यानी कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उठाओ और मरियाना ट्रेंच के बीच में डालो तो वो विजिबल नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग आती है ओशन टेम्परेचर। अब ओशंस का जो टेम्परेचर है वो जो वाटर का टेम्परेचर है वो सेम नहीं है थ्रू आउट, वेरिएशंस मिलती हैं। वेरिएशंस मिलती है फ्रॉम लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड एंड फ्रॉम सी सरफेस टू द बॉटम एरिया। मतलब हॉरिजॉन्टली भी टेम्परेचर डिफरेंट है एंड वर्टिकली भी अगर आप देखो तो टेम्परेचर वेरिएशंस हमें ओशन फ्लोर में मिलती हैं। नाउ एज फार एज द हॉरिजॉन्टल इज कंसर्न्ड, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो है दैट इज इक्वेटर टू पोल्स, इसमें लगातार जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ओशन सरफेस टेम्परेचर कम होने लग जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि इक्वेटोरियल एरियाज जो हैं वहाँ पे मैक्सिमम इंसुलेशन है और मैक्सिमम इंसुलेशन के कारण जो वाटर है वो भी हीटेड अप है, लेकिन पोलर एरियाज में इंसुलेशन अमाउंट बहुत सारा कम है। तो लगातार अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में देखो तो वहाँ पे टेम्परेचर्स आपको मिलेंगे 27 डिग्री सेल्सियस और से 28 डिग्री सेल्सियस, इवन अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। मिडिल लैटिट्यूड में पहुँचोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है अराउंड 12 और 14 डिग्री सेल्सियस। आर्कटिक रीजन में जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आ जाएगा। तभी तो जो आर्कटिक ओशियन है वो फ्रोजन रहता है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। सो ये जो है वो टेम्परेचर्स लगातार कम हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, लगातार जो टेम्परेचर्स हैं वो कम होते हैं। सरफेस के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर्स प्रिवेल कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ओशन बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं। जनरली सरफेस के ऊपर ओशियन सरफेस वाटर्स में एक वार्म लेयर होती है या वार्म वाटर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और ओशियन बॉटम के नज़दीक बहुत ही कोल्ड वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा, तो कोल्ड लेयर है। इन दोनों के बीच में एक जोन ऑफ ट्रांजिशन है, जोन ऑफ ट्रांजिशन जहां पे लगातार टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सरफेस के ऊपर वार्म है, नीचे बिल्कुल कोल्ड है, लेकिन इन बिटवीन टेम्परेचर लगातार गिर रहे हैं। वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर सडनली वो फॉल कर रहे हैं और ये सारा मैकेनिज्म एक नैरो जोन में चलता है। इस नैरो जोन को बोला जाता है थर्मोक्लाइन। सो ये वो लेयर है प्रेजेंट इन द ओशियंस विच इज सेपरेटिंग द अपर वार्म लेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम कोल्ड लेयर। सो ये जो थर्मोक्लाइन है, अब आप ये देखो, ये थर्मोक्लाइन यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड में क्या हुआ है, सरफेस के ऊपर टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस। एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 1000 मीटर्स टेम्परेचर जो है वो नियरली 4 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अपर वार्म लेयर जो है अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर होगी है, 500 मीटर या 400 मीटर। इसके बियॉन्ड क्या हुआ है, टेम्परेचर ड्रास्टिकली फॉल किए हैं फ्रॉम 24 डिग्रीज टू 4 डिग्रीज, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है इन अ नैरो डिस्टेंस ऑफ अबाउट 500 और 600 मीटर्स। सो ये है थर्मोक्लाइन। इसके बाद थर्मोक्लाइन के बियॉन्ड जो टेम्परेचर है वो बहुत धीरे धीरे फॉल करते हैं। सो अब अगर आप ये देखो, ये है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूड और पोलर एरियाज में एक कंपैरिजन दे रहा है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में सरफेस वाटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मिडल लैटिट्यूड में जो टेम्परेचर हैं से वो नियरली हैं 18 डिग्री सेल्सियस
और पोलर एरियाज में टेम्परेचर्स जो हैं दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर्स, क्योंकि पोलर एरियाज बाय डिफॉल्ट ठंडे एरियाज होते हैं. सो एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 500 मीटर्स और अप टू 500 मीटर्स टेम्परेचर बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हुआ. अपर लेयर जो थी, अपर 400 मीटर्स 300 मीटर्स, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके बियॉन्ड एक नैरो जोन में ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स जो हैं वो चेंज हो गए. सो टेम्परेचर रीच अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस इन द ट्रॉपिकल एरियाज फ्रॉम 30 to 4. In middle latitude from 18 degrees to about 3.8 degrees Celsius, and in polar areas no change at all. It means thermocline polar regions में absent होती है, लेकिन thermocline काफ़ी prominently present है in the tropical areas. अगर हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये शो कर रहा है शेड्स जो कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव कर रहे हैं. सो दिस येलो, ऑरेंज एंड रेड शेड्स आर डिपिक्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर एंड ऑल दीज शेड्स आर लोकेटेड क्लोजर टू द इक्वेटोरियल बेल्ट. ये देखो, ये वाला सेगमेंट है सारा का सारा. So this is the subtropical and tropical areas which are the warmest areas. लेकिन जैसे जैसे हम पोलर एरियाज की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर्स हैं वो लगातार कम होने लग गए हैं. रादर फ्रोजन वाटर्स जो हैं वो आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन में आपको या सर्दर्न ओशियन में देखने को मिलते हैं. सो दिस इज द ग्लोबल पैटर्न. इसके अलावा जो ओशियन वाटर्स हैं वो सलाइन हैं, उनमें सॉल्ट है, सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड. और ये सॉल्ट बेसिकली आया कहाँ से? मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट हैज़ कम फ्रॉम द लैंड एरियाज. रिवर्स अपने साथ सॉल्ट डिजॉल्व लेके आते हैं और सी में एड अप करते हैं. रिवर्स खुद तो फ्रेश वाटर सोर्स में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनमें सॉल्ट अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द ओशियंस ओवर अ पीरियड ऑफ hundreds or billions of years, hundreds of millions of years to billions of years. इतने लंबे स्पैन में जो सॉल्ट एडअप हुए हैं उसके कारण ओशियन वाटर सैलिनिटी जो है वो बढ़ गई है. तो सैलिनिटी बेसिकली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 1000 grams ऑफ ओशियन वाटर. सो कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 1000 grams ऑफ वाटर, ओशियन वाटर, दैट डिसाइड्स दी सैलिनिटी. इसको हम पीपीटी भी कहते हैं और पार्ट्स पर 1000. जो एवरेज सैलिनिटी है वर्ल्ड की दैट इज 35 per 1000. ये है एवरेज सैलिनिटी, दैट इज 35 grams ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 1000 grams ऑफ वाटर. ये अलग बात है कि वाटर बॉडी टू वाटर बॉडी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी. रेड सी में जो सैलिनिटी है वो 40 ppt है. ब्लैक सी में जो सैलिनिटी है वो अबाउट 18 ppt है. तो वेरिएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. अब ये जो सॉल्ट कंटेंट है पूरा का पूरा, कौन से सॉल्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं? वी हैव सोडियम, वी हैव क्लोराइड्स, वी हैव सल्फेट, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम, पोटाशियम. ये सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में है. सो सोडियम है, क्लोरीन है या क्लोराइड है, फिर सल्फेट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम. सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन सोडियम और क्लोराइड का है. तो हमारे पास है NaCl जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, क्योंकि ओशियंस में नियरली 76% ऑफ द टोटल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, तभी वो कॉमन सॉल्ट है. अब ये जो सैलिनिटी है इसको अफेक्ट करते हुए कई फैक्टर्स हैं. मेनी फैक्टर्स अफेक्ट सैलिनिटी. मैंने आपको बताया कि वाटर बॉडी टू वाटर बॉडी डिफरेंसेस मिलेंगे. कई वाटर बॉडी में सैलिनिटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं. आपने नाम सुना होगा डेड सी का. डेड सी जो कि इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर है. अब ये जो डेड सी है इसकी सैलिनिटी इज नियरली 240 ppt,
मतलब इतना ज़्यादा डेंस पानी है और इतना ज़्यादा हाई सैलिनिटी है कि इसके ऊपर सब कुछ फ्लोट करता है। आप भी अगर उसमें जंप लगाओगे, स्विम करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली फ्लोट करोगे क्योंकि डेंसिटी इज सो वेरी हाई ऑफ द सलाइन वाटर। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं? उस केस में अगर हम पहले देखें, द फैक्टर्स विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन दी सैलिनिटी लेवल्स, इसमें सबसे पहले आता है, आप कह सकते हो, टेम्परेचर विच इज लीडिंग टू इवेपोरेशन। हायर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। अगर किसी वाटर बॉडी में रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वाटर तो इवेपोरेट कर गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट्स। सो ये सॉल्ट्स जो हैं वो लगातार सैलिनिटी लेवल बढ़ा देंगे। सो वो वाटर बॉडीज जहाँ पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन चल रहा है वहाँ पे हाई सैलिनिटी होगी। दूसरी जो है दैट इज फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सी आइस, क्योंकि जिस टाइम वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, जैसे आर्कटिक ओशियन वाला रीजन है या फिर किसी एरिया में अगर सी फ्रीज होने लगेगा तो उस केस में सिर्फ वाटर फ्रीज करता है, सॉल्ट फ्रीज नहीं होते हैं। तो सॉल्ट जो हैं वो वाटर से सेपरेट हो जाते हैं और ये जो सेपरेटेड सॉल्ट्स हैं ये बाकी पानी में मिक्सड अप रहेंगे। सी आइस हमेशा सरफेस के ऊपर फॉर्म होगी, पूरा का पूरा ओशन फ्रीज नहीं करेगा। सो जहाँ पे सरफेस आइस बनी है तो इस आइस ने अपना पूरा सॉल्ट रिलीज कर दिया है, तो इसके नीचे जो पानी होगा वो काफ़ी सलाइन होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसके कारण सैलिनिटी बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड, सैलिनिटी कम होने के रीजन एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर। अगर आप फ्रेश वाटर लगातार सी वाटर में मिक्सअप करते रहो तो सैलिनिटी लेवल्स नीचे आ जाते हैं। अब ये जो फ्रेश वाटर है ये कहाँ से आ रहा है? दो सोर्सेज, एक तो प्रेसिपिटेशन, चाहे रेनफॉल है या स्नोफॉल है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन से लगातार फ्रेश वाटर जो है वो सी में एडअप होता है तो सैलिनिटी कम हो जाती है। और दूसरा सोर्स ऑफ एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो है रिवर्स। रिवर्स, बड़े बड़े रिवर्स ओशियन में एंटर करते हैं, जैसे रिवर अमेज़न है जो कि अटलांटिक ओशियन में जाता है, रिवर कॉन्गो है अफ्रीका का, वो अटलांटिक ओशियन में एंटर करता है। सो ये जो बड़े रिवर्स हैं ये अपने साथ खूब सारा फ्रेश वाटर लेके आते हैं जिसके कारण सैलिनिटी जो है वो कम हो जाती है। थर्ड थिंग इज मेल्टिंग ऑफ आइस। जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सी आइस इज लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी लेवल्स, वहीं पे मेल्टिंग ऑफ आइस डिक्रीजेस द सैलिनिटी, क्योंकि अब जब सी आइस मेल्ट होगी तो खूब सारा फ्रेश वाटर बाकी पानी के साथ मिक्सअप हो जाएगा और सैलिनिटी लेवल्स नीचे आ जाएंगे। सो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके कारण सैलिनिटी वेरिएशंस मिलती हैं। सो हियर यू कैन सी द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी विच सेज दैट वेरी हाई सैलिनिटी लेवल्स आर फाउंड इन दी लोअर लैटिट्यूड, इक्वेटोरियल वाटर्स या सब ट्रॉपिकल वाटर्स, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, प्रेसिपिटेशन अमाउंट रिलेटिवली लेस है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सैलिनिटी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पोलर एरियाज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सैलिनिटी लगातार कम होने लग जाती है, क्योंकि पोलर एरियाज में सी आइस मेल्ट हो रही है, एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो लगातार चलता रहता है, तो और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए सैलिनिटी कम है। सो ये है, आप आइडिया ले सकते हो कि फ्रेश वाटर हम किसको कहते हैं। फ्रेश वाटर में 0.5 ppt 0.5 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट होता है। जो मार्जिनल वाटर है उसमें 0.1 to 1 ppt पार्ट्स पर 1000, ब्रैकिश में 1 to 2 ppt दैट इज 1 ग्राम to 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। फिर आता है सलाइन 2 to 10, हाईली सलाइन 10 to 35 हमारी एवरेज है, एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस, और अगर एवरेज से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं ब्राइन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलिनिटी ऑफ फ्यू ऑफ द वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, बाल्टिक सी 7 ppt, मच लेस, ये तो बिल्कुल आपका सलाइन में आ गया, ये तो ब्राइन भी नहीं है। रेड सी ऑन दी अदर हैंड इज ब्राइन 39, कैस्पियन सी की 180 है सैलिनिटी, डेड सी 250, and then we have the saltiest water body in the world, Lake Van, that is 330.
Right, now it comes to ocean circulations. Now as far as ocean circulations are concerned, ocean पानी हमेशा मोशन में रहता है, there is constant water motion going on, और ये जो मोशन है वो तीन तरह का मोशन होता है. एक है वेव्स जो कि कॉज होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विंड्स. विंड्स जब ब्लो करती हैं तो वो पानी को डिस्टर्ब करती हैं और अपने साथ इस पानी को ट्रांसपोर्ट करती हैं. उसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है उसको हम कहते हैं टाइड्स, जो कि मून की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण सी में आती हैं. एंड थर्ड है करंट्स. करंट होता है एक परमानेंट फ्लो ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर पार्ट थ्रू आउट द ईयर. उसको हम करंट कहते हैं, जो कि कई फैक्टर्स के ऊपर आगे फर्दर डिपेंड होता है. कई बार सी में हमें बहुत ही ह्यूज वेव्स नजर आएंगी. यूजुअली जो वेव्स होती हैं ना वो ज़्यादा हाई नहीं होती हैं, वो नॉर्मल वेव्स होती हैं, क्योंकि विंड जिस टाइम ब्लो करती हैं तो वो पानी को डिस्टर्ब करती है और पानी अपने ही प्लेस पे अप एंड डाउन मूव करता है, जिसके कारण ये जो वेव्स हैं वो उठती हुई नजर आती हैं. वो अलग बात है जब भी कभी सी में साइक्लोन आएगा, कोई हरिकेन आएगा, तो उस केस में जो वेव्स हैं वो काफ़ी ह्यूज हो सकती हैं, क्योंकि विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. बट ओकेजनली बिकॉज ऑफ रीजंस अदर देन विंड, अब ये रीजन क्या है, या तो अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, या अंडर सी लैंडस्लाइड हुआ, और अंडर सी अर्थक्वेक आया, उसके कारण बहुत ही ह्यूज वेव्स जो हैं वो सी में जनरेट होती हैं, जो कि कोस्ट की तरफ मूव करती हैं एज अ वॉल ऑफ वाटर. मतलब एक पानी की दीवार की तरह वेरी हाई 10 मीटर ऊंची, 20 मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची तक जो ये वेव्स हैं वो आ सकती हैं. और इनडिस्ट्रक्टिव वेव्स को हम कहते हैं सुनामी, जो कि एक जापानीज वर्ड से लिया गया टर्म है. तो इसमें बेसिकली सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में एक्सपीरियंस की जाती हैं, इसलिए ये जो वेव्स हैं ये यहाँ पे मिलती हैं. नेक्स्ट थिंग जो है ये देखिए, ये आपको सिर्फ एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है ऑफ हाउ द सुनामीज आर फॉर्म्ड. अगर सपोज कहीं पे अंडर सी अर्थक्वेक आया तो ये पानी को डिस्टर्ब करेगा, पानी यहाँ से उठ के साइड वाले एरियाज में मूव करेगा, एंड एज दिस वाटर मूव्स टूवर्ड्स द कोस्ट, तो उसके कारण फिर ये कोस्ट में पाइल अप होता है और ये पूरा का वॉल ऑफ वाटर जो है वो आता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि वार्निंग है सुनामी के साथ एसोसिएटेड, दैट कोस्ट में सुनामी हिट करने से पहले आपको दिखेगा कि सी जो है वो पीछे को रिसीड कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम यहाँ से पानी डिस्टर्ब होके ऊपर गया है तो कोस्ट से पानी पीछे को खिंचता है. उसके बाद जब ये दोबारा नीचे फॉल करेगा तो वो पानी आगे मूव करेगा टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज एज अ वॉल ऑफ वाटर. राइट, सो ये इंडियन ओशियन में जो सुनामी आई थी, दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस रीजन. उसके बाद नेक्स्ट थिंग है टाइड्स. अब as far as tides are concerned, these are caused by the gravitational pull of moon. ये एक rhythmic rise and fall in the sea level होता है. दिन में ऑन एन एवरेज एक कोस्टल एरियाज में 2 बार सी लेवल राइज करेगा और 2 बार वो फॉल करेगा. तो जो ये राइजिंग वाटर है उसको हम हाई टाइड कहते हैं, और जब सी लेवल नीचे जाता है तो उसको हम लो टाइड कहते हैं. तो इस केस में अब मून क्योंकि अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ के वाटर्स को अपनी तरफ पुल करता है, तो पानी जो है वो लगातार मून की तरफ उठना शुरू हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड ये पॉइंट जो कि डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मून है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा असर होता है मून की ग्रेविटी का. तो ये सबसे ज़्यादा मून की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वाटर बहुत ज़्यादा पाइल अप होगा. फिर अर्थ भी मून की तरफ थोड़ा सा मूव करती है, लेकिन जहां तक ये बैक पॉइंट इज कंसर्न्ड, यहां से क्योंकि मून का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये मून की तरफ ज़्यादा नहीं जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड डिस्टेंस. इसलिए क्योंकि अर्थ भी थोड़ा सा मूव की है तो यहाँ पे भी हमें वाटर पाइल अप किए हुए नजर आते हैं. सो एट एनी गिवन टाइम हमारे ग्लोब के ऊपर 4 टाइड्स एट ए टाइम आ रही हैं, 2 हाई
दो लो। सो ठीक मून के सामने एक हाई टाइड और इसके डायगोनली ऑपोजिट दूसरी हाई टाइड, और इसके परपेंडिकुलर पॉइंट्स पे हमें मिलेंगी दो लो टाइड। सो ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून के कारण हुआ है। अब जो ये हाई टाइड हैं, मंथ में दो ऐसे स्पेशल ओकेजन्स हैं जब जो हाई टाइड आती है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड दो ऐसे ओकेजन्स हैं कि जिसमें जो नॉर्मल टाइड आती है, हाई टाइड आती है, वो नॉर्मल हाई टाइड से लेस होती है, कम होती है। इन टाइड्स को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। The tides which are higher than the normal high tides, they are called spring tide. Spring tide occur होगी on every new moon and full moon. So, sorry, this is full moon and this is new moon. इन दो occasions में क्या होता है, ये देखो alignment. Earth, moon and sun, they are in a straight line. So, moon के साथ साथ sun भी अर्थ के वाटर्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण जो टाइड आती है, जो पुलिंग है, वो एक्सेप्शनली हाई चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई राइज जो होता है वो टाइड में देखने को मिलता है। तो न्यू मून एंड फुल मून ये दो डेट्स हैं जब हमारे पास आएंगी स्प्रिंग टाइड्स। ऑन दी अदर हैंड जो नीप टाइड है, ये भी दो स्पेशल ओकेजन्स हैं। ये ओकेजन्स हैं मून का फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। मून और सन की अलाइनमेंट इस टाइम पीरियड में परपेंडिकुलर होती है, सी दिस। सो जहाँ पे मून अपनी तरफ अर्थ के वाटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं पे सन ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मून और सन की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो काइंड ऑफ कैंसल आउट हो जाती है। तो इसलिए जो हाई टाइड आती है वो नॉर्मल हाई टाइड से कम होगी, तभी उसको नीप टाइड बोला जाता है। बेनिफिट्स ऑफ टाइड अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइड्स जो है वो नेविगेशन में हेल्प करती हैं। क्योंकि जिस टाइम हाई टाइड होती है, सी लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो कोस्ट के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। सो इसके कारण अब चाहे उस शिप में आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या वो पैसेंजर शिप है, तो उसमें लोडिंग एंड अनलोडिंग या बोर्डिंग एंड डीबोर्डिंग जो है ये बहुत ही ईजी हो जाता है। सो इट हेल्प्स अ लॉट। तो ये शिप्स जो हैं वो कोस्ट के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। दूसरा जो है इसका असर, दैट इज़ फिशिंग। क्योंकि हाई टाइड के टाइम पे जो फिश हैं वो कोस्ट के काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं, और जो फिशरमैन हैं वो काफ़ी अच्छा फिश कैच यहाँ पे कर सकते हैं। एंड द थर्ड इफेक्ट जो है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आज की डेट में, दैट टाइड्स आर वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ जनरेशन ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। क्योंकि टाइडल एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में अवेलेबल है, इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है हाई टाइड के टाइम पे कोस्टल एरियाज में छोटे छोटे बराज बना रखे होते हैं, मतलब डैम टाइप होते हैं जिनमें गेट्स लगा रखे हैं। तो हाई टाइड के टाइम पे इन गेट्स को खोल दिया जाता है एंड वाटर इज अलाउड टू एंटर इनसाइड। तो वो ओपन सी से इस बराज के पीछे पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसके बाद गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। एंड देन लो टाइड के टाइम पे इन गेट्स को फिर से खोला जाता है। देन व्हाट हैपन्स, अब जो पानी है वो ग्रेविटी के साथ, फ्लो के साथ मूव करेगा बैक टू द सी, और जो इस स्लूज गेट्स के पास टरबाइंस लगा रखी होती हैं, ये जो पानी जब मूव करता है तो इन टरबाइंस को रोटेट करता है, जो कि आगे जनरेटर से कनेक्टेड हैं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एंड वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशंस प्रेजेंट हैं फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी, वहाँ पे टाइडल पावर प्लांट्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। देन द थर्ड मीन्स जो आता है दैट इज ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स मैंने आपको बताया कि ये रेगुलर फ्लो ऑफ ओशन वाटर है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जनरली क्या होता है कि ओशंस जो हैं, करंट्स जो हैं वो
इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरियाज की तरफ और पोलर एरिया से इक्वेटोरियल एरियाज की तरफ मूव करते हैं। वो करंट्स जो कि इक्वेटर से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इन करंट्स को हम वार्म करंट्स कहते हैं, क्योंकि ये गर्म पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द पोलर एरियाज। ऑन द अदर हैंड, द currents which are originating from the polar areas and moving towards the equator, they are called cold currents, क्योंकि ये cold water को transport कर रहे हैं towards the equatorial region. So as such ये बहुत ही important currents हैं जो कि अर्थ में heat distribution को maintain करते हैं। ये आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा ऑफ डिफरेंट करंट्स। अगर हम करंट्स देखें तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट नेटवर्क है ऑफ दीज करंट्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट्स हैं वो एक साइक्लिकल पैटर्न में हमें घूमते हुए नजर आते हैं, और ये जो साइक्लिकल पैटर्न है ये है क्लॉकवाइज। आप चाहे पैसिफिक ओशियन को देखो, चाहे आप इंडियन अटलांटिक ओशियन को देखो, तो ये आपको क्लॉकवाइज पैटर्न में नजर आएंगे। ऑन दी अदर हैंड, सर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये एक लूप बनाते हैं और एक सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं ऑलमोस्ट, बट डायरेक्शन जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और जिसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। जो ये रेड एरोज हैं, दीज आर द एरोज विच आर सिग्निफाइंग वार्म करंट्स, और जो ये ब्लू एरोज हैं ये हैं हमारे कोल्ड करंट्स। ऑल्दो सारे ओशियंस में मल्टीपल करंट्स हमें मिलेंगे, बट ऑन एन एवरेज हर एक ओशियन में हमें 2 वार्म करंट एंड 2 कोल्ड करंट के मेन सेगमेंट्स मिलते हैं। मतलब पैसिफिक ओशियन के 2 पार्ट्स हैं, नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। अगर आप इन दोनों ओशियंस में कंसिडर करोगे, दोनों पार्ट्स में देखोगे, तो आपको 2 मेन वार्म करंट मिलेंगे और 2 मेन कोल्ड करंट मिलेंगे। सेम रिजीम अटलांटिक ओशियन में है और सेम इंडियन ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में अगर आप नॉर्थ पैसिफिक ओशियन देखो तो 2 वार्म करंट्स कौन से हैं? वन इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और दूसरा जो है दैट इज दिस कुरोशियो करंट, जो कि जापान के सर्दर्न कोस्ट के अलोंग मूव कर रहा है। और जो 2 कोल्ड करंट्स हैं उसमें बेरिंग स्ट्रेट से जापान की कोस्ट की तरफ आता हुआ कोल्ड ओयाशियो करंट है, एंड देन कैलिफोर्निया के कोस्ट के अलोंग ये कोल्ड कैलिफोर्निया करंट है। उसके अलावा आपको काफ़ी सारे करंट्स और मिलेंगे, जैसे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, या फिर आपको यहाँ पे अलास्का करंट मिलेगा, एलुशियन करंट मिलेगा, लेकिन ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो कि इन्हीं मेन करंट्स की सब ब्रांचेस हैं। साउथ पैसिफिक ओशन में अगर आप देखो तो मेन करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट, एंड देन ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट के अलोंग वी हैव ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। 2 कोल्ड करंट्स along the western coast of South America we have this Peruvian current or the Humboldt current, and the second cold current is this west wind drift. Atlantic Ocean में भी 2 warm currents, North Atlantic में North Equatorial current and Gulf Stream current. 2 cold currents, Labrador current and Canaries current. Southern Equatorial Atlantic Ocean में we have South Equatorial current and Brazilian current, the 2 warm currents. 2 cold currents, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड बेंगुएला करंट। साउथ इंडियन ओशन में अगर आप देखो तो वी हैव साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड अगलहास करंट एज द 2 वार्म करंट्स, एंड 2 कोल्ड करंट्स आर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट पैसिफिक ओशन में भी है, अटलांटिक में भी है, इंडियन में भी है। यहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल है? क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल वाटर बॉडी है जिसका नाम है सर्दर्न ओशन। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन आपस में कनेक्टेड है। इनका जो साउथवर्ड पोर्शन है वो सारा इकट्ठे आपस में जुड़ा हुआ है, एंड आज सच दिस इज द एरिया जहां पे ये जो करंट है, एक यूनिवर्सल कोल्ड करंट जो है वो मूव कर रहा है पैरेलल टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, जिसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अनदर स्पेशल पॉइंट हमने क्या देखा कि जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है यहाँ पे आपको कोई भी साइक्लिकल पैटर्न ऑफ करंट्स नहीं मिल रहा है, जैसे कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में था और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में था। क्यों? क्योंकि जो ये नॉर्थ इंडियन ओशियन है दिस इज इम्पैक्टेड बाय मॉनसून्स, एंड मॉनसून्स वो विंड्स हैं जो कि सीजन चेंज होने के कारण अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, और अब क्योंकि विंड डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए ओशियन करंट्स की भी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है।
इसलिए नॉर्थ इंडियन ओशन में हमें कोई भी एक स्पेसिफाइड करंट सिस्टम नहीं मिलता है, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या कहता है दैट वो प्लेसेस जहाँ पे दो ऑपोजिट करंट्स आपस में मिलते हैं, अब ये दो ऑपोजिट करंट्स कौन से हैं, गल्फ स्ट्रीम करंट एंड लेब्राडोर करंट। यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की। यहीं पे आप एग्जांपल ले सकते हो ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन ऑल्सो, जहां पे जापान के कोस्ट के अलोंग वार्म कुरोशियो करंट एंड वार्म ओयाशियो करंट आपस में मीट करते हैं। अब इन कंडीशंस में क्या होता है, ये इन एरियाज में परफेक्ट टेम्परेचर्स मेंटेन्ड होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर्स ना ज़्यादा हॉट हैं ना ज़्यादा कोल्ड हैं, और इन कंडीशंस में सबसे ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है ऑफ प्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स जो हैं वो बेसिक फूड ऑफ फिश है। अब जहाँ पे फूड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे फिशरीज जो हैं वो भी ज़्यादा होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। सो उस केस में ये जो प्लेसेस हैं जहाँ पे दो ऑपोजिट करंट प्रॉपर्टीज़ के करंट आपस में मिलते हैं वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। तो कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा लैंड मास, this is called Newfoundland and this is one of the finest fishing ground of the world. In fact, world के बेस्ट जो फिशिंग बैंक्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फिशिंग बैंक है ग्रैंड बैंक, वो बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। और एक और चीज़, दो फिशिंग पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो रिस्क है वो कहाँ से आया, नंबर वन फॉग। जिस टाइम दो ऑपोजिट करंट्स आपस में मिलते हैं तो काफ़ी डेंस फॉग क्रिएट होता है, और इस फॉग में जो विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, और शिपिंग एक्सीडेंट्स जो हैं उनका काफ़ी बड़ा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो ये कोल्ड करंट आ रहा है, अब देखो ये कोल्ड करंट जिसका नाम है लेब्राडोर करंट, इट इज कमिंग बिटवीन और इट इज कमिंग फ्रॉम द लेब्राडोर सी विच इज लोकेटेड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कैनेडियन आइलैंड्स। ये बेफिन आइलैंड है, उसके बीच से ये कोल्ड करंट आता है। ये अपने साथ खूब सारे आइसबर्ग्स लेके आता है। अब ये जो फ्लोटिंग आइसबर्ग्स हैं ये बहुत बड़ा थ्रेट पोज करते हैं टू द नेविगेशन इन दिस एरिया, इसलिए शिपिंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स में ये जो न्यूफाउंडलैंड वाला एरिया है यहाँ पे जो सी नेविगेशन है और जो फिशिंग है वो बंद हो जाती है। अब यहीं पे आप वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप देखो, ये जो गल्फ स्ट्रीम करंट है जिस टाइम ये पहुंचता है अबाउट 40 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, परमानेंट विंड्स जो हैं वर्ल्ड की, यहाँ पे विंड जो सिस्टम है दैट इज वेस्टर्लीज, और वेस्टर्ली विंड्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज वेस्टर्ली विंड्स ये करंट भी ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, और ये जो वार्म वाटर्स हैं वो पहुंच जाते हैं अप टू दिस नॉर्थ सी एंड आर्कटिक ओशियन रीजन। इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया वो क्या पड़ता है कि यहाँ पे सी नेवर फ्रीजेस। सी जो है वो कभी भी फ्रीज नहीं होता है, नेविगेशन साल भर चलता है, फिशिंग साल भर चलती है, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो वाटर्स हैं वो वार्म वाटर्स हैं। सो ये जो करंट्स हैं दैट इज व्हाई यू नो इनका जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकल क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं, ये लोकल इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, एंड नेविगेशन में भी जो ओशन करंट्स हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑफ अटलांटिक ओशन। वहीं पे अगर आप पैसिफिक ओशन देखो तो वी हैव दिस कुरोशियो एंड ओयाशियो करंट, और जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन है ना, ये पूरा का पूरा एंटायर एरिया, यहाँ पे भी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएटेड हैं बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर। और वर्ल्ड के जो
वन ऑफ द बिगेस्ट फिश कैचिंग नेशंस हैं, वो सारे के सारे इस एरिया से बेनिफिट कर रहे हैं, जिसमें है रशिया, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेसेस वेयर टू ऑपोजिट करेंट्स मीट विद ईच अदर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक और फ्रेश लेक्चर के साथ। अंटिल देन आप लोग रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड कीप सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।